आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि है फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे फ्रांस, जहाँ पे मोनार्की थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में चेंज हुआ और फिर रिपब्लिक ऑफ फ्रांस इस्टेब्लिश हुआ। बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन में 1789 से 1804 तक के इवेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। हम यहाँ देखेंगे कि 14 जुलाई 1789 जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है, उसे हम फ्रेंच नेशनल डे के नाम से क्यों जानते हैं। हम जानेंगे किंग लुइस 16 कौन थे। हम यहाँ देखेंगे बेस्टिल प्रिजन पे अटैक क्यों किया और किसने किया। हमने इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। हम स्टार्ट करेंगे विद अ सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। फ्रेंच सोसाइटी इन लेट 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी। आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, जिसमें कि हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बारे में। एबोलिशमेंट ऑफ मोनार्की, कैसे रिपब्लिक ऑफ फ्रांस इस्टेब्लिश हुआ। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। उस समय फ्रांस में बर्बन फैमिली रूल करती थी। सिर्फ 20 साल की ही उम्र में किंग लुइस 16 को फ्रांस की कमान दे दी गई थी। उन्होंने मैरी एंटोनिएट नाम की एक लड़की से शादी की जो अपनी हेयर स्टाइल के लिए बहुत फेमस थी। जैसे ही फ्रांस पे किंग लुइस 16 का राज हुआ, धीरे धीरे फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ने लगे। क्यों ये फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ने लगे, क्या इसका रीज़न था, आइए देखते हैं। फ्रांस ने ये फाइनेंशियल क्राइसिस फेस किए, इसके 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न थे। जैसे पहला, क्योंकि फ्रांस ने वॉर्स पे बहुत सारा खर्चा किया था, जैसे ब्रिटेन के साथ हुआ वॉर। दूसरा, फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ की हेल्प की थी ब्रिटेन से फ्रीडम लेने के लिए। और तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है पैलेस ऑफ वर्सेल्स, जो कि एक जगह का नाम था। वहाँ किंग ने एक बहुत ही आलीशान पैलेस बनाया था जिसमें 700 कमरे थे और उसमें एक साथ 3000 से भी ज़्यादा लोग आ सकते थे। पूरा पैलेस हीरे मोतियों से सजा रखा था। तो ऐसे पैलेस को मेंटेन करने के लिए बहुत सा खर्चा करना पड़ता था। ये सारी वजह थी जिनकी वजह से फ्रांस में फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करने पड़े। अब जबकि फ्रांस की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो चुकी थी, तो किंग लुइस 16 ने सोचा कि कैसे इन एक्सपेंसेस को बियर किया जाए। फाइनली उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब फ्रांस में रहने वाले सभी लोग टैक्स पे करेंगे। टैक्सेशन की इस पॉलिसी को समझने के लिए अब बात करते हैं फ्रेंच सोसाइटी इन 18th सेंचुरी। पूरे फ्रांस की पॉपुलेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। फर्स्ट, क्लर्जी, जिसमें कि प्रीस्ट जैसे लोग आते थे, 5 to 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। सेकंड, नोबिलिटी, जिसमें कि लैंडलॉर्ड्स आते थे, जिसमें कि 1 से 2% लोग आते थे। थर्ड, पीजेंट्री, जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी, 90% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। इसमें मर्चेंट, लेबर जैसे लोग आते थे। अब बात करते हैं टैक्सेशन पॉलिसी कैसे इम्प्लीमेंट की गई। बेसिकली फर्स्ट क्लास के लोग लुइस 16 के बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट करते थे, जिसे टीथिस भी कहा जाता था। धीरे धीरे सेकंड स्टेट के भी लोग टैक्स कलेक्ट करने लगे ऑन द बिहाफ ऑफ किंग। फ्रांस की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, जिसकी वजह से सबसिस्टेंस क्राइसिस की प्रॉब्लम आने लगी। सबसिस्टेंट क्राइसिस में लोगों को बेसिक नेसेसिटीज़ की प्रॉब्लम होने लगती है। इन्हीं सबसिस्टेंट क्राइसिस की वजह से फूड ग्रेन्स बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे और ब्रेड के प्राइसेस इतने बढ़ चुके थे कि लोग ब्रेड भी नहीं खरीद सकते थे। ऐसे में सामने आए मिडिल क्लास के कुछ लोग, जिनमें डॉक्टर, लॉयर, इंडस्ट्रियलिस्ट, गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी थे। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल देखने को मिला कुछ फिलोसोफर्स का। यहाँ पे हम बात करेंगे 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिलोसोफर्स और उनकी लिखी गई बुक्स के बारे में। पहले थे मॉन्टेस्क्यू की लिखी गई बुक थी द स्पिरिट ऑफ लॉज। सेकंड थे रोजियो ने लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और तीसरे थे जॉन लॉक, जिन्होंने 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट बुक लिखी थी। इन सभी बुक्स में फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी जैसे टॉपिक्स को हाईलाइट किया गया था। अगला टॉपिक है द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। यहाँ पे बेसिकली हम 1789 से 1791 के बीच के हुए इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूँ कि 18th सेंचुरी में फ्रेंच पीपल्स को लिखना पढ़ना बहुत ज़्यादा नहीं आता था, तो तरह तरह के सिंबल्स का यूज़ किया जाता था ताकि उन तक नॉलेज पहुँच सके। पहला सिंबल था ब्रोकन चेन का, जिससे स्लेवरी के बारे में बताया गया। दूसरा सिंबल था एन आई विद अ ट्रायंगल, जिससे नॉलेज को दिखाया गया। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल था बंडल ऑफ रॉड्स, जिससे फ्रेंच पीपल्स को यूनाइट रहने के लिए बताया गया।
शुरू करते हैं अपना टॉपिक आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। बेसिकली इसमें हम 3 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। 3 इम्पॉर्टेंट डेट्स थी 5 मई 1789, सेकंड 20 जून 1789 और थर्ड थी 14 जुलाई 1789। बात करते हैं 5 मई 1789 की। इस दिन स्टेट असेंबली की मीटिंग बुलाई गई जिसमें 300 लोग थे। यहाँ फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग आमने सामने बैठते थे। यहाँ एक ट्रेडिशन फॉलो किया जाता था जिसके चलते थर्ड स्टेट के लोगों को मीटिंग में शामिल होना अलाउड नहीं था, ना ही किसी फीमेल को। 1 स्टेट 1 वोट की पॉलिसी भी यहाँ फॉलो की जाती थी, जिसके चलते थर्ड स्टेट के लोगों में बहुत ही गुस्सा था और उन्होंने एक साथ एक टेनिस कोर्ट में इकट्ठे होकर 20 जून 1789 को खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया। इस पूरे रेवोल्यूशन में 2 लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था, जो कि थे मिरेबियू और एबे सियस। मिरेबियू जो कि नोबल सोसाइटी से बिलोंग करते थे, बट फिर भी उनके विचार अच्छे थे और वे लोगों की हेल्प करने में बिलीव करते थे और उनकी स्पीच बहुत ही पावरफुल होती थी। वहीं एबे सियस जो कि एक प्रीस्ट थे, वे भी हेल्पिंग थे और साथ ही साथ उनके लिए आर्टिकल भी लोगों को बहुत इंस्पायर करते थे। फ्रांस में सडनली बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से क्रॉप्स का प्रोडक्शन कम हुआ और सप्लाई भी, जिसकी वजह से ब्रेड प्राइसेस बढ़ गए और तभी कुछ ऐसी अफवाह फैलनी शुरू हुई कि लैंडलॉर्ड्स पीजेंट्स की फसल ख़राब करना चाहते हैं। इन्हीं रूमर्स के चलते बेस्टिल प्रिजन अटैक हुआ 14 जुलाई 1789 को। सभी पीजेंट्स ने मिलकर सारे फूड ग्रेन्स को और सभी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जिनमें फार्मर्स के ड्यूज़ लिखे थे उन्हें भी जला दिया। इस इंसिडेंट की वजह से सारे लैंडलॉर्ड और किंग लुई 16 बहुत डर गए थे। इनफैक्ट उन्होंने 4 अगस्त को नेशनल असेंबली की सारी बातें मान ली और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, जिससे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के सारे प्रिविलेजेस को ख़त्म कर दिया गया और टैक्स सिस्टम और फ्यूडल सिस्टम को भी ख़त्म कर दिया गया और अब फ्रांस के लोगों को अपना हक मिलने लगा था। हम देखते हैं 1791 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का क्या स्टेटस था। 1791 में नेशनल असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इस कॉन्स्टिट्यूशन का मोटिव था किंग लुई 16 की पावर को लिमिटेड रखकर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में डिवाइड करना, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि 1791 में फ्रांस मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में बदल गया था। अब देखना ये है कि कैसे ये नेशनल असेंबली इलेक्ट होती है। फ्रांस के लोग उस समय 2 पार्ट्स में डिवाइड थे, एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स जो कि मिनिमम 25 ईयर्स के होते हैं, टैक्स पे करते हैं, इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। वहीं पैसिव सिटीजन्स जिनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। एक्टिव सिटीजन्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इलेक्टर्स को वोट देने की। इलेक्टर्स वो होते हैं जो फ्रांस में मैक्सिमम अमाउंट टैक्स पे करते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो नेशनल असेंबली को इलेक्ट करें। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की, जिसमें हमारे मिनिस्टर्स आते हैं। मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना नेशनल असेंबली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहीं बात करें जुडिशरी की, जिसमें हमारे जजेस आते हैं। जजेस को अपॉइंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिव सिटीजन्स की थी। नेशनल असेंबली को पार्लियामेंट ऑफ फ्रांस कहा जाने लगा। किंग लुई 16 ने ऑफिशियली तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया, मगर वो अंदर से इस कॉन्स्टिट्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं थे। इसीलिए लुई 16 सोच रहे थे प्रूशिया के किंग के साथ कुछ सीक्रेटली प्लान करने का। फ्रांस के नेबरिंग कंट्रीज़ को भी ये लगने लगा कि फ्रांस में चल रहे रेवोल्यूशन की वजह से उनकी कंट्री में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए सभी कंट्रीज़ ने मिलकर फ्रांस पर अटैक करने की बात कही। लेकिन इससे पहले ही नेशनल असेंबली ने ऑस्ट्रिया और प्रूशिया पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। हज़ारों लोगों ने वॉलंटरीली पार्टिसिपेट किया। अब ये वॉर प्रूशिया ऑस्ट्रेलिया से ही नहीं बल्कि एरिस्टोक्रेसी यानी नोबिलिटीज़ और लुई 16 से था। सभी लोग मिलकर एक गाना गुनगुनाते थे जिसे फ्रांस का नेशनल एंथम बना दिया गया, जिसका नाम है ला मार्सेल्स। 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रांस के मैन को बेसिक राइट्स तो दिए, मगर सारे पॉलिटिकल राइट्स सिर्फ रिच क्लास के लोगों को ही दिए। इसीलिए लोगों को गुस्सा आने लगा। इसीलिए लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो पॉलिटिकल क्लब्स का सहारा लेंगे ताकि वो पॉलिटिकल स्ट्रगल्स और इश्यूज़ पर बात कर पाएँ। सबसे फेमस पॉलिटिकल क्लब थे द जैकोबिन क्लब्स। इसमें मेनली पुअर पीपल आते थे, जैसे सर्वेंट्स, शू मेकर्स, शॉपकीपर्स,
एटसेट्रा। जैकोबिन क्लब्स के लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। जैकोबिन क्लब के लोग एक अलग ही ड्रेस कोड फॉलो करते थे, जिसमें एक रेड कैप और स्ट्रिप्ड ट्राउज़र्स होते थे, जिसकी वजह से उन्हें सेंस कोलोट्स के नाम से भी जाना जाता था। फ्रेंच सोसाइटी में नोबिलिटी को नी ब्रीचेस के नाम से जाना जाता था। 1792 को जैकोबिन क्लब के लोगों ने किंग के पैलेस पर अटैक किया और किंग लुई 16 को हॉस्टेज बना लिया। थोड़े ही टाइम बाद नेशनल असेंबली ने पूरी रॉयल फैमिली को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट सुनाई। कुछ समय बाद इलेक्शंस हुए। इन इलेक्शंस में उन सभी मेंस जिनकी एज 21 से ज़्यादा थी उन्हें वोटिंग राइट्स दिए। एक नई असेंबली बनी जिसका नाम था द कन्वेंशन, जिसमें जैकोबिन क्लब के लोग आते थे। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस पूरी तरह रिपब्लिक हुआ। 1793 को लुई 16 को देशद्रोह के जुर्म में पब्लिकली मार दिया गया और कुछ समय बाद मैरी एंटोनेट को भी उसी तरह मार दिया गया। अब 1793 से 1794 तक मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने फ्रांस पे रूल किया। वो अपनी पॉलिसीज़ को लेके बहुत ही स्ट्रिक्ट थे और जो कोई भी उनकी पॉलिसी नहीं मानता था उसे जुलेटिन नाम की मशीन से बहुत ही दर्दनाक तरीके से मार दिया जाता था, जिसके चलते लोगों में बहुत ही नफ़रत फैल चुकी थी, जिसके चलते रॉबेस्पियर को भी मार दिया गया, ठीक उसी तरह जैसे वो और लोगों को मार दिया करते थे। जैसे ही जैकोबिन क्लब्स की पावर ख़त्म हुई, रिच मिडिल क्लास को पावर मिलनी शुरू हुई। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें सिर्फ उन्हें वोटिंग राइट्स दिए गए जिनके पास प्रॉपर्टी थी। 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक डायरेक्टरी भी अपॉइंट की, जिसमें 5 मेंस को अपॉइंट किया गया। थोड़े ही टाइम के बाद इस डायरेक्टरी और इस काउंसिल में झगड़ा होने लगा, जिसका फ़ायदा उठाया एक बहुत ही क्लेवर मिलिट्री ऑफिसर ने, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। आज इस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह फ्रांस ने मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक ऑफ फ्रांस तक का अपना सफ़र तय किया। अगले चैप्टर में हम देखेंगे किस तरह नेपोलियन ने रिपब्लिक ऑफ फ्रांस पर राज किया और कैसे नेपोलियन की डिक्टेटरशिप ख़त्म हुई। तब तक के लिए गुड बाय।